हम सच्चा समाचार दिखाने आए हैं, हम जन सेवा करने आए हैं। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है? चलो 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 चलो। ओ फक मादर चोद। सच तो यह है कि श्री राम के नाम से डरना चाहिए पापियों को, और पाकिस्तान तो पापी है, इसलिए बहुत डरता है। तेरे ठोकेंगे आके वहां एक एक को, जैसे यहाँ ठोकते ऐसे ठोकूंगा। मैं ठोकना जानता हूँ। फोर्स तो बाद में ठोकेगी, पुलिस बाद में ठोकेगी, पहले तो हम ठोकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं ट्रूली अनबायस्ड की एक ब्रांड न्यू वीडियो। ये जो सर्कस जस्ट आपने अभी अभी देखा, ये कोई एंटरटेनमेंट शो या फिर रियलिटी शो नहीं है। ये है हमारे देश की मीडिया, जिसको प्यार से कभी कभी गोदी मीडिया भी बोल दिया जाता है। आज हमारा फोकस होने वाला है इसी मीडिया की पिछले कुछ समय की परफॉर्मेंस पे। क्या मुद्दे इनको दिखाने चाहिए थे और क्या मुद्दे इन्हें हमें मिर्च मसाला लगाकर दिखाए हैं, ये बात हम करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक मीडिया का रोल होता है कि उसके नागरिकों की आवाज, नागरिकों की समस्या सरकार तक पहुंचाई जाए। एंड सरकार इन समस्याओं पर क्या एक्शन लेती है, क्या स्टेप्स लेती है, क्या नीतियां बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उनकी डिटेल नागरिकों तक बिना किसी मिर्च मसाले के अनबायस्ड तरीके से दिखाई जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इस मीडिया ने लोगों के घर बैठने का फायदा उठाकर टीआरपी बढ़ाने के लिए हर खबर को मिर्च मसाला लगाकर हमें दिखाया, हर खबर को हमें बेचा। जो मुद्दे उठाने चाहिए थे उनको वो मुद्दे इन्होंने नहीं उठाए। उनमें से सबसे पहला मुद्दा है कोविड-19, कोरोना वायरस। कोविड-19 के स्टार्टिंग से ही हमारी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए, एंड हमारी सरकार की और हेल्थ केयर सिस्टम की प्रिपरेशंस भी हमें विस्तार में बताई जाए, ताकि लोग अपने लेवल पे एटलीस्ट सतर्क रहें। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे यार? हमारी मीडिया ने क्या किया ऐसे टाइम पे? तबलीगी जमात की आड़ में हमारी मीडिया ने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया गया। दिल्ली के प्राइम टाइम डिबेट्स में कॉमन हो गया था गाली गलौज करना और इस्लाम को जिहाद से जोड़ना और काफी सारी ऑफेंसिव चीजें जो कि कम्युनलिज्म को प्रमोट करती हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए, एंड देखते टाइम सोचिएगा जरूर कि ये मीडिया आपको क्या चीज दिखा रही है जिससे आपका फायदा होता है। यहाँ पे आवाज कम, आवाज कम। Conspiracy against India will have to be brought down with immediacy and effectiveness. जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अब मीडिया तो मीडिया, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के भी डेली कोरोना बुलेटिन्स में तबलीगी जमात के अलग से नंबर दिखाए जाने लगे, परसेंटेज दिखाई जाने लगी कि कोरोना के इतने पेशेंट्स में इतने तबलीगी जमात से हैं, जो कि सरासर गलत था। यानी लॉकडाउन की कोशिशों पर तबलीगी जमात ने पानी फेर दिया है और इसकी कीमत पूरे देश के लोगों को चुकानी पड़ी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज के हैं। एक नजर इन प्यारे भक्तों पे भी डाल लीजिए जो पूरे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हैं और प्रभु की भक्ति में लीन है। कोरोना इनके आसपास भी नहीं भटक सकता। बट दुख की बात यह है कि हमारी प्यारी मीडिया ने इस वीडियो को इतना प्यार नहीं दिया जितना कि तबलीगी जमात को दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाते हुए ये बताया कि तबलीगी जमात के इस इवेंट को हमारी मीडिया और हमारी सरकार ने एज एन एस्केप गोट यूज किया है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस इवेंट का यूज किया है। एंड ये भी बताया कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिला है इस टाइप की रिपोर्टिंग से। बट दुख की बात यह है कि कितने मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने आके इस चीज के लिए माफी मांगी या फिर लोगों को अवेयर किया कि जो भी पहले बताया जा रहा था, जो भी पहले गंदगी बकी जा रही थी, वो सब गलत थी एंड हम माफी मांगते हैं एंड शर्मिंदा है। कहीं ना कहीं इसका नतीजा ये है कि आज हम 50 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और 80,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस अब हेडलाइंस में सिमट कर रह गया है। कोविड-19 की सिचुएशन को और बुरा बनाया फ्लड्स ने, और यही है हमारा अगला मुद्दा जो कि मीडिया ने काफी हद तक इग्नोर किया। आया मॉनसून और अपने साथ लेकर आया ढेर सारी बारिश, रिकॉर्ड तोड़ बारिश, और ऐसे में काफी सारी स्टेट्स ये जैसे कि असम, बिहार,
यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बारिश हुई और नुकसान हुआ जानमाल का, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ और प्रॉपर्टी का। लेकिन ऐसे में हमारी मीडिया ने ढूंढा एक चमाचम सा नया टॉपिक लोगों को इस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। खुद ही देख लीजिए क्या है वो। माया नगरी की विश कन्या का डेंजरस इश्क। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। मतलब एक तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ इश्क का काला जादू। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना काफी जरूरी है, लेकिन ऐसे में रिया चक्रवर्ती या किसी के ऊपर भी मीडिया ट्रायल चलाना, उसको डिफेम करना, उल्टी सीधी बातें बोलकर काफी गलत है, काफी गलत प्रैक्टिस है एंड इट्स नॉट लॉजिकल गाइस। मीडिया ने कोविड-19 को इग्नोर किया, मीडिया ने फ्लड्स को इग्नोर किया, लेकिन जब बात आती है हमारे देश के यूथ की प्रॉब्लम्स की ना, तो मीडिया ने इसे और ज्यादा इग्नोर किया। और यही है हमारा तीसरा मुद्दा। आने वाले थे सर पे एग्जाम्स, स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स को तो जैसे तैसे आप मैनेज कर सकते हो, बट जब बात आती है एंट्रेंस एग्जाम्स की, जैसे कि जेईई और नीट, ऐसे में सेफ्टी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की। उन्होंने इंटरवेंशन किया भी और बताया कि आपको एग्जाम देने ही पड़ेंगे, ना ही वो कैंसिल होंगे, ना ही वो पोस्टपोन होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन शॉर्ट बच्चों को बोल दिया कि बेटा आओ और कोरोना लेके जाओ। कोविड-19 से तो जैसे तैसे करके आप बच सकते हो, बट काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे बाढ़ आई हुई थी और ट्रांसपोर्टेशन फुली फंक्शनल नहीं था। ऐसे में काफी सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स एक्सेसिबल नहीं थे। ऐसे में आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर आए या फिर ओला या फिर उबर करके आए। और इसका नतीजा यही हुआ कि जेईई के एग्जाम्स हुए और उसमें 26% बच्चों ने अपने एग्जाम मिस किए। जी हाँ, 8.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था जेईई के एग्जाम के लिए, जिसमें से 6.5 लाख के आसपास ही बच्चे आ पाए और 2 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने अपनी आवाज नहीं उठाई, आवाजें काफी उठी, ट्रेंडिंग था ट्विटर पे या यूट्यूब पे या फिर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हमारी मीडिया को फालतू की खबरों से फुर्सत नहीं थी। कुछ मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने ये न्यूज दिखाई भी, बच्चों की आवाज उठाई भी, जैसे कि एनडीटीवी। हमारा अगला मुद्दा है इकोनॉमी, जिससे कि देश के हर एक वासी को फर्क पड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी से हो या फिर किसी भी एज ग्रुप से हो। ऐसे में हमारी मीडिया को ये टॉपिक जरूर दिखाना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने इसे कंप्लीटली इग्नोर किया। जब से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि वो इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन के मार्क तक लेके जाएंगे, तब से थोड़ी इकोनॉमी नेगेटिव में चल रही है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि हो क्यों रहा है यार। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे अपने वादे पूरे किए हैं, जरूर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ रही होगी, वरना मेरे बैंक अकाउंट में तो 15 लाख अभी भी पड़े हैं। लॉकडाउन में काफी सारे सेक्टर्स बंद हुए, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जॉब्स गई। अब जॉब्स जाने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा कम होगा, वो स्पेंड कम करेंगे पैसा, उनकी कंजम्पशन कम होगी, बाहर से सामान वो काफी कम खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी उस सामान को प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी डिमांड कम होगी। अब डिमांड कम करने से क्या होगा, वो कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम करेगी एंड इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लोग उस कंपनी से निकाले जाएंगे, एम्प्लॉयज निकाले जाएंगे और ज्यादा जॉब लॉस होगी, लोगों के पास पैसा और कम होगा और अगेन ये एक लूप चलता रहेगा। इस लूप को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि गवर्नमेंट लोगों के हाथ में डायरेक्टली पैसा दे, जिससे कि वो अपना सामान खरीद पाए, पैसा सर्कुलेट हो, जिससे कि इकोनॉमी और ऊपर बढ़े। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास पहले खुद पैसा हो। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिकली हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंडिकेट किया जाता है जीडीपी के द्वारा। अब जीडीपी का डेटा भी इसी दौरान आता है, जिसमें पता चलता है कि जीडीपी हमारी अराउंड -23.9% से गिर गई है। एक्चुअली जीडीपी इंडिकेट करती है किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस इकोनॉमिकली। जीडीपी को हर क्वार्टर में कैलकुलेट किया जाता है, तो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी 23.9% गिरी है एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019। इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री काफी ज्यादा इकोनॉमिकली बुरा परफॉर्म कर रही है एंड इट्स वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द होल वर्ल्ड। अब इससे उभरने के लिए आखिरी ऑप्शन गवर्नमेंट के पास बचता है कि वो बाहर से कहीं से लोन ले एंड अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इकोनॉमी फिर से ग्रो कर सकती है एंड लोन बाद में चुकाया जा सकता है। लेकिन ये एक्शंस लेने की जगह गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज को छुपाना शुरू किया, इकोनॉमिक लॉस को छुपाना शुरू किया। और मदद किसने की,
हमारी प्यारी मीडिया ने दुनिया भर के सारे मुद्दे दिखा दिए, लेकिन जब बात आई जीडीपी के डेटा दिखाने की, हमारी इकोनॉमी की दिखाने की, या फिर जॉब लॉस का डेटा दिखाने की, तो मीडिया ने मुंह फेर लिया। और तो और जहां पे जीडीपी की बात आई वहां पे इसको वेस्ट ऑफ टाइम माना गया। I want to place on record my deep disgust with the fact that on a day when our GDP has contracted 23.9%, on a day when China has Dr. Sumansi Raman, you don't have to be part of this debate if you find it so disgusting. Look, hang on. You don't need to be part of this debate if you find it so disgusting. Go read the morning newspapers, and I recommend the Times of India. Go read it. तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमारी मीडिया ऐसा क्यों करती है, इनका इस सब में क्या फायदा है? अगर आप सोच के देखें, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं, तो काफी आसान है इसका जवाब ढूंढना। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए कुछ रिसर्च करी। वी फाउंड अ वेबसाइट कॉल्ड rsf.org। ये वेबसाइट क्या करती है कि हर साल एक डेटा निकालती है। इट्स कॉल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें एनालिसिस किया जाता है प्रेस फ्रीडम का, कि एक कंट्री में जर्नलिस्ट होना कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, विच इज वेरी वेरी सैड। ये लोग कंसिडर करते हैं पैरामीटर सच एज सेंसरशिप, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, कितने जर्नलिस्ट्स मारे जा रहे हैं या फिर अब्यूज किए जा रहे हैं। काफी सारे मीडिया हाउसेस राइट विंग को सपोर्ट करते हैं ताकि उनका चैनल आराम से चल पाए, उनके ऊपर कोई टॉर्चर या फिर कोई हमला ना हो, आसानी से वो अपना बिजनेस बढ़ाते रहे। दोस्तों, मीडिया के इस रवैये से हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? हमारा इससे क्या नुकसान है? कुछ भी नुकसान नहीं अगर आप बात करें शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको देखें तो आपको शायद मजे ही आए, एंटरटेनमेंट मिले या लड़ाई झगड़ा देख के, शोर शराबा, चिल्लाम चिल्ली देख के। लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स डिस्ट्रॉइंग आवर डेमोक्रेसी। वो कैसे? डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर रही है लोगों की, ध्यान से सुनिएगा, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर रही है लोगों की सोचने समझने की क्षमता खत्म करके। सवाल गवर्नमेंट से नहीं किए जा रहे हैं जो कि पावर में है, एंड लोगों का भी ब्रेन वॉश एक तरीके से किया जा रहा है, उनको दाई बाई की चीजें दिखाकर, एंटरटेन करके। अब आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर आप न्यूज के लिए एंटरटेनमेंट शोज, वेब सीरीज या फिर नाटक नहीं देखते हैं, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज चैनल्स क्यों देख रहे हैं? और भी काफी सारे चैनल्स आप देखिए, एंजॉय कीजिए, बट जब न्यूज देखना हो तभी न्यूज चैनल देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। हमने देखा कि मीडिया की इस टाइप की रिपोर्टिंग से हमारी देश को, हमारी डेमोक्रेसी को और हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम करें तो क्या करें कि जिससे ये मीडिया का इस टाइप की बिहेवियर रुक जाए। इसका सबसे आसान जवाब ये है कि इस टाइप के चैनल्स देखना हम बंद करें, और इफ पॉसिबल तो अपनी आवाज इनके खिलाफ उठाएं, इनको रिपोर्ट करके इनके वीडियो डिसलाइक्स भी करें। हमें इन तक अपनी आवाज पहुंचानी होगी कि कृपया करके अपनी इस टाइप की रिपोर्टिंग बंद करें, डिबेट कल्चर बंद करें, एंड फालतू की न्यूज मिर्च मसाला लगाकर ना दिखाएं। मीडिया का काम है अनबायस्ड तरीके से रिपोर्टिंग करना। ग्राउंड रिपोर्टिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए। हमें मतलब है देश की स्थिति से, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग से, ना कि चाइना में या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन इंडिया के साथ है, कौन इंडिया के अगेंस्ट है। पहले हमें इंडिया के हालात को सुधारना होगा, उसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जितने भी चैनल्स जो गिने चुने हैं ऐसा काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंड ना कि स्टूडियो में बैठे बैठे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी। बदतमीज आदमी हो तुम। ऑडियो खोलो, क्या कह रहा है ये? दलाल कहे वो जो क्या कहते हैं, अब एक शब्द मैं कहना नहीं चाहता, BNT, वो भी कहे चलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड वीडियो मीडिया के पिछले कुछ समय के बिहेवियर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। एंड अगली बारी से अगर आपके घर पे, आपकी फैमिली में कोई न्यूज चैनल्स देख रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, डिबेट शोज के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, तो रिमोट से चैनल चेंज करना मत भूलिएगा। कहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों को करनी पड़ेगी व्यूअर्स को, टेलीविजन रिमोट से। टीवी की औकात केवल उतनी है जितना आपका रिमोट है, और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आप उसको जमीन पे ला सकते हो। क्या करना है आपको? बटन ही तो दबाना है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इंसर्ट कर देता हूं। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।